नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलेगा विदेश में रोजगार का मौका। उत्तर प्रदेश के युवाओं को अमेरिका से ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार हासिल करने के लिए मौका मुहैया कराएगा। अमेरिका के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्सेरा के माध्यम से ये निःशुल्क ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। इससे प्रदेश के युवा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ट्रेनिंग हासिल कर इंडस्ट्री के लायक बन सकेंगे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन युवाओं को कोर्सेरा की ओर से सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग के अनुसार ट्रेनिंग के बाद युवाओं को मिलने वाले सर्टिफिकेट की मान्यता विश्व के कई देशों में होगी। इससे देश के युवाओं को विदेशों में जाकर नौकरी करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो एक कवायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को विदेश में रोजगार का मौका मिलेगा और इसके लिए अमेरिका से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इन युवाओं को दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ये काम कर रहा है, जिससे प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार हासिल करने के लिए मौका मुहैया कराएगा। अमेरिका के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्सेरा के माध्यम से निःशुल्क ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और इससे प्रदेश के युवा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ट्रेनिंग हासिल कर इंडस्ट्री के लायक बन सकेंगे। काशी में गंगा किनारे के गांव का नजारा भी अब बदला बदला नजर आएगा। जी हां, उत्तर प्रदेश के काशी के 44 गांव में होगी गंगा आरती। आरती के लिए बनेंगे चबूतरे और घाट होंगे विकसित। वहीं गंगा आरती के जरिए जहां गंगा से जुड़ाव होगा, वहीं धार्मिक पर्यटन और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। गंगा स्वच्छता और निर्मलीकरण के लिए जन जन को गंगा से जोड़ने की पहल की जा रही है। योजना के तहत इन गांव में गंगा चबूतरे का निर्माण किया जाएगा। ये ऐसे गांव हैं जिनका पानी सीधे गंगा में गिरता है। योजना के तहत गंगा के 5 किलोमीटर के दायरे में दोनों किनारों पर बसे गांव में नए आरती स्थलों के निर्माण भी प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। इससे गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के सरकारी अभियान को बल मिलेगा और साथ ही नदी, जल और पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जिस तरह से सीधे तौर पर 44 गांव इससे जुड़ेंगे जहां पर गंगा आरती होगी। काशी में गंगा किनारे के गांव का नजारा बदला बदला नजर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के काशी के ये 44 गांव है जहां पर गंगा आरती अब होगी और आरती के लिए चबूतरे बनेंगे, घाट भी विकसित किए जाएंगे, जिसके जरिए लोगों का गंगा से जुड़ाव और ज्यादा मजबूत हो सके। यूपी विधान परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण आज तिलक हॉल में आयोजित हुआ। शपथ ग्रहण समारोह उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, रिटायर्ड आईएएस AK शर्मा ने यहां पर शपथ ली। 7 अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों को भी यहां पर शपथ दिलाई गई। कुंवर मानवेंद्र सिंह को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। शपथ के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने शपथ के कुछ शब्द छोड़े और ऐसे में प्रोटेम स्पीकर कुंवर मानवेंद्र सिंह ने उन्हें टोका और फिर से शपथ पत्र पढ़ने की बात कही। स्वतंत्र देव सिंह ने दोबारा शपथ पत्र पढ़ा और पूरी की औपचारिकता। तो आज शपथ लिया यूपी विधान परिषद सदस्यों ने। आज उनका शपथ ग्रहण था। तिलक हॉल में आयोजित हुआ था ये शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, रिटायर्ड आईएएस AK शर्मा ने यहाँ पर शपथ ली। इसके अलावा 7 अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों को भी यहाँ पर शपथ दिलाई गई। कुंवर मानवेंद्र सिंह को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया और शपथ के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने शपथ के कुछ शब्द छोड़े थे और ऐसे में प्रोटेम स्पीकर कुंवर मानवेंद्र सिंह ने उन्हें टोका। उत्तर प्रदेश के शामली में आयोजित हुई किसानों की महापंचायत। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज शामली में किसान महापंचायत आयोजित की गई थी। हालांकि इस महापंचायत को प्रशासन की अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद किसानों ने महापंचायत की और महापंचायत में भारी संख्या में किसान हिस्सा लेने पहुंचे। किसान इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे कि महापंचायत के लिए निर्धारित मैदान छोटा पड़ गया। खाप के इस महापंचायत में RLD नेता जयंत चौधरी सहित कई किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद रहे। हालांकि पहले से निर्धारित था, पहले से ही प्लानिंग थी इस महापंचायत को लेकर। जहां शामली में आयोजित की गई किसानों की महापंचायत, निर्धारित कार्यक्रम था जिसके तहत ही शामली में किसान महापंचायत आयोजित की गई। हालांकि इस महापंचायत को प्रशासन की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद किसानों ने यह महापंचायत की और महापंचायत में भारी संख्या में किसान हिस्सा लेने यहाँ पर पहुंचे और इतनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे कि महापंचायत के लिए जो मैदान निर्धारित किया गया था वो बेहद छोटा पड़ गया। खाप के इस महापंचायत में RLD नेता जयंत चौधरी सहित कई किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद रहे। कानपुर एयरपोर्ट से सर्किट हाउस पहुंचे राजू श्रीवास्तव। किसान मामले में ट्वीट को लेकर उन्होंने बयान दिया। रिहाना मिया खलीफा के ट्वीट पर उन्होंने पलटवार किया और साथ ही ग्रेटा के ट्वीट को लेकर भी उन्होंने पलटवार किया है। तीनों हस्तियों को राजू श्रीवास्तव ने 3 इडियट बताया। कहा ये खलीफा गिरी यहाँ नहीं चलेंगे। जिस तरह से ट्वीट हो रहे हैं उसे लेकर विरोध पूरे देश में भी है। कानपुर एयरपोर्ट से सर्किट हाउस पहुंचे थे राजू श्रीवास्तव और किसान मामले में ट्वीट को लेकर उन्होंने अपना बयान भी दिया
बयान में उन्होंने कहा कि रिहाना मियां खलीफा के ट्वीट पर उन्होंने पलटवार किया और साथ ही ग्रेटा के ट्वीट को भी लेकर उन्होंने पलटवार किया। इन तीनों हस्तियों को लेकर राजू श्रीवास्तव ने इन्हें 3 इडियट बताया और साथ ही ये कहा कि खलीफागिरी यहां नहीं चलेगी। अयोध्या की मस्जिद निर्माण में कोई अड़ंगा नहीं, प्रशासन ने नकारे दोनों बहनों के दावे। जी हां, 2 बहनों ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। दोनों बहनों ने जमीन पर अपना दावा ठोका था। मस्जिद निर्माण के लिए आवंटित 5 एकड़ जमीन पर इन दोनों बहनों ने अपना दावा ठोका, लेकिन आज प्रशासन ने इन दावों को नकारा और कहा कि विवादित नहीं है। मस्जिद निर्माण के लिए आवंटित जमीन, जो जमीन दी गई है वो बिल्कुल भी विवादित नहीं है। अयोध्या के मस्जिद निर्माण में अब कोई अड़ंगा नहीं होगा। प्रशासन ने इन दोनों ही बहनों के दावों को नकार दिया है। ये 2 बहनों ने हाईकोर्ट में दायर की थी अपनी याचिका, जिसमें कहा गया था कि ये जमीन उनकी है। इस जमीन पर दोनों बहनों ने अपना दावा ठोका था। मस्जिद निर्माण के लिए आवंटित 5 एकड़ जमीन पर इन दोनों बहनों ने दावा किया, लेकिन आज प्रशासन ने इन दावों को नकारा और साथ ही कहा कि विवादित नहीं है मस्जिद निर्माण के लिए आवंटित ये जमीन। तो इस जमीन को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए इन दोनों बहनों ने, और न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि याचिका दायर की और अपना दावा ठोका इस जमीन पर, लेकिन इसे लेकर नकार दिया है प्रशासन स्तर पर। सीधे तौर पर कहा गया कि ये जमीन विवादित नहीं है जो मस्जिद के लिए दी गई है। प्रशासन ने इन दावों को आज नकार दिया है। इन दोनों बहनों ने जिस तरह से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और ये कहा था कि ये जमीन उनकी है, लेकिन प्रशासन ने इन दोनों बहनों के दावों को नकारा है। मस्जिद निर्माण के लिए आवंटित 5 एकड़ जमीन पर इन दोनों ने दावा ठोका, लेकिन प्रशासन ने साफ कहा, इसे नकारा और कहा कि जो मस्जिद निर्माण के लिए जमीन दी गई है वो विवादित नहीं है। इधर लोक भवन के सामने आत्मदाह का प्रयास किया गया। 3 महिला और 2 पुरुषों ने यहां आत्मदाह का प्रयास किया। वक्त रहते मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आग लगाने से पहले ही इन लोगों को रोका है। पेट्रोल उड़ेलकर करने जा रही थी सीएम कार्यालय के सामने सामूहिक आत्मदाह का प्रयास। हरदोई निवासी परिवार आत्मदाह का प्रयास करने जा रहा था। मकान पर विपक्षी द्वारा कब्जे को लेकर आत्मदाह करने वाले ये लोग बेहद परेशान थे। हजरतगंज थाना क्षेत्र के लोक भवन के सामने की एक घटना है, जहां पर इस परिवार ने सामूहिक रूप से आत्मदाह की कोशिश की। लोक भवन के सामने इन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसमें 3 महिलाएं 2 पुरुष शामिल थे जिन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि वक्त रहते मौके पर मौजूद जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने इन लोगों को आग लगाने से पहले ही रोक लिया। पेट्रोल उड़ेलकर सीएम कार्यालय के सामने सामूहिक आत्मदाह का प्रयास इन 5 लोगों ने किया था। हरदोई निवासी परिवार है जिसने आत्मदाह का प्रयास किया और वजह ये सामने आई कि मकान पर विपक्षी द्वारा कब्जे को लेकर ये सभी लोग परेशान थे। कई जगह शिकायतें की गई, जिसके बाद आत्मदाह करने के लिए ये लोग यहां पहुंच गए। हजरतगंज थाना क्षेत्र के लोक भवन के सामने की ये घटना है। इधर ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात हुई। घर में मिला बुजुर्ग दंपति का शव, महिला के कमरे में और पुरुष का बेसमेंट में मिला है शव। तो गला दबाकर इन दोनों की हत्या की गई है। पुलिस के अनुसार रात को घर में पार्टी हुई थी। पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने मृतक को एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का चचेरा भाई बताया है। तो ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात हुई है। घर में बुजुर्ग दंपति का शव मिला है। महिला का शव कमरे में मिला, वहीं पुरुष का शव बेसमेंट में मिला है। गला दबाकर इन दोनों की हत्या की गई है। पुलिस के अनुसार रात को घर में पार्टी हुई थी और पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने मृतक को एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का चचेरा भाई बताया है। बुलंदशहर में सिपाही को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नशे की हालत में अभद्रता करने पर सिपाही को पीटते नजर आ रहे हैं महिला और लोग। सिपाही की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जहांगीराबाद थाने में तैनात बताया जा रहा है हवा सिंह सिपाही। वीडियो संज्ञान में आने के बाद एसएसपी ने सिपाही को निलंबित भी किया है। वीडियो में सिपाही को पीटने वालों पर भी एसएसपी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बता दें आपको, जहांगीराबाद का ये मामला है, जहां पर हालांकि एक्शन लिया गया है, कार्रवाई करने की बात कही गई। बुलंदशहर में सिपाही को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नशे की हालत में अभद्रता करने पर सिपाही को पीटते नजर आ रहे हैं। वहां पर मौजूद महिला और वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी सिपाही की पिटाई की। सिपाही की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जहांगीराबाद थाने में तैनात बताया जा रहा है हवा सिंह सिपाही। हालांकि वीडियो संज्ञान में आने के बाद एसएसपी ने सिपाही को निलंबित भी किया है। वहीं वीडियो में सिपाही को पीटने वालों पर भी एसएसपी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जहांगीराबाद का ये पूरा मामला था। इधर बदमाशों पर नजर नहीं रखती वाराणसी पुलिस। छूट कर आते हैं जमानत पर और बन जाते हैं पुलिस के लिए ही चुनौती। जहां निगरानी न होने से शांति और कानून व्यवस्था के लिए बदमाश अब चुनौती बन गए हैं।
यदि पुलिस इन बदमाशों पर गंभीरता से नजर रखे तो काफी हद तक आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। और इसी तरह से हिस्ट्री शीटर और थानों के टॉप 5 और टॉप 10 अपराधियों की निगरानी में भी पुलिस हर दर्जे की लापरवाही बरतती है। नतीजा, वो दिन कानून व्यवस्था को चुनौती देते नजर आते हैं। यानी कि पहले पुलिस इन्हें पकड़ती है, लेकिन उतनी गंभीरता से इन लोगों को नहीं लिया जाता है। बदमाशों पर नजर नहीं रख पाती है प्रॉपर तरीके से। वाराणसी पुलिस छूट कर इस जमानत पर आते हैं और फिर पुलिस के लिए ही सिरदर्द बन जाते हैं, बड़ी चुनौती बन जाते हैं। निगरानी न होने से ही शांति और कानून व्यवस्था के लिए ये बदमाश पुलिस के लिए ही चुनौती बन जाते हैं। यदि पुलिस इन बदमाशों पर गंभीरता से नजर रखे तो काफी हद तक आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसी तरह से जो हिस्ट्री शीटर और थानों के टॉप 5 और टॉप 10 अपराधी हैं, उनकी निगरानी में भी पुलिस हद दर्जे की लापरवाही बरतती है, ये साफ नजर आता है। नतीजा, कानून व्यवस्था को चुनौती देते नजर आते हैं ये सभी बदमाश। प्रेमिका से 7 फेरों की चाहत ने जेल पहुंचाया। जी हां, अलीगढ़ में एक दिलचस्प घटना हुई है। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह अपहरण कांड का खुलासा हुआ। किडनैपिंग केस में 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें से एक बदमाश मोहित चौधरी करना चाहता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी, और उसे थी इसके लिए रुपए की सख्त जरूरत। ऐसे में मोहित ने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने मांगी थी डॉक्टर के परिवार से 20 लाख की फिरौती। तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए ही ये पूरा प्लान रचा गया था, जहां प्रेमिका से 7 फेरों की चाहत में ये जेल पहुंचा है। अलीगढ़ में ये दिलचस्प घटना हुई है, जहां डॉक्टर शैलेंद्र सिंह अपहरण कांड का खुलासा हो गया है। खुलासा होने के बाद तस्वीर इसे साफ हुई कि जो किडनैपिंग केस में 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, इनमें से एक बदमाश मोहित चौधरी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाहता था और उसे थी इसके लिए रुपए की सख्त जरूरत। ऐसे में मोहित ने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने डॉक्टर के परिवार से 20 लाख की फिरौती मांगी थी। अब जब ये गिरफ्त में आ चुके हैं, जेल जा चुके हैं, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। वजह क्या थी इस अपहरण की? इधर इटावा में दूसरे चरण में लगने वाले वैक्सीन के लिए निर्देश दिए गए हैं। एडीएम के निर्देश पर राजस्व कर्मचारियों ने कोविड वैक्सीन लगवाई है। एडीएम जयप्रकाश ने 550 राजस्व कर्मियों को निर्देशित किया है। जिला अस्पताल में एडीएम ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई, जिसके बाद सदर एसडीएम सिद्धार्थ सिंह, तहसीलदार एन राम ने कोविड वैक्सीन लगवाई। काफी संख्या में आज राजस्व कर्मियों ने कोविड-19 टीकाकरण करवाया। तो बड़ी तादाद में आज अधिकारियों ने भी यहां पर वैक्सीन ली है। इटावा में दूसरे चरण में लगने वाले वैक्सीन के लिए निर्देश दिए गए। एडीएम के निर्देश पर ही राजस्व कर्मचारियों ने कोविड की वैक्सीन आज लगवाई है। एडीएम जयप्रकाश ने 550 राजस्व कर्मियों को निर्देशित किया था। जिला अस्पताल में एडीएम ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई और इसके बाद सदर एसडीएम सिद्धार्थ सिंह, तहसीलदार एन राम ने कोविड वैक्सीन लगवाई है। काफी संख्या में आज राजस्व कर्मियों ने कोविड-19 टीकाकरण करवाया। इटावा में डीजे की धुन पर मंच पर बार बाला का नृत्य पर जमकर नोट लुटाए गए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूत्रों की माने तो ये बार बाला का डांस आयोजित किया गया था। आगामी प्रधानी चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए ये आयोजन रखा गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस छानबीन कर रही है। अगर ये बात सामने आई तो कार्रवाई भी की जाएगी। सैफई के ग्राम हरदोई मौजा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां डांस बार का आयोजन किया गया था। बार बालाओं को यहां पर नचाया गया। इटावा में डीजे की धुन पर मंच पर बार बाला नाचती हुई नजर आई, जहां पर जमकर नोट भी लुटाए गए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और सूत्रों की माने तो ये बार बाला का डांस आयोजित किया गया था आगामी प्रधानी चुनाव के मद्देनजर वोटरों को लुभाने के लिए। पुलिस के मुताबिक छानबीन की जा रही है। अगर ये बात सामने आई तो इस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आपका बाजार मामले में प्रशासन पूरी तरह से फंस चुका है। डीएम को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। करोड़ों की जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। जमीन का मुआवजा सिर्फ 56 करोड़ बैठ रहा है, लेकिन क्षतिपूर्ति 200 करोड़ के पार पहुंच गई है। इस मामले में क्षतिपूर्ति सहित पैसा देने का हाईकोर्ट आदेश कर चुका है, लेकिन प्रशासन इसका पालन नहीं करा पा रहा है। अब कोर्ट की अवमानना में 8 फरवरी को सुनवाई होगी और डीएम अनिल ढींगरा के अधिग्रहण आदेश के कारण प्रशासन की मुश्किल भी अब यहां पर बढ़ जाएगी। जिस तरह से जमीन को लेकर यह पूरा मामला है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में आपका बाजार मामले में ही प्रशासन ही खुद पूरी तरह से फंस चुका है। इस मामले में डीएम को अवमानना का नोटिस भी जारी किया जा चुका है। करोड़ों की जमीन से जुड़ा यह मामला है। जमीन का मुआवजा सिर्फ 56 करोड़ बैठ रहा है, लेकिन क्षतिपूर्ति 200 करोड़ के पार पहुंच गई और इस मामले में क्षतिपूर्ति सहित पैसा देने का हाईकोर्ट आदेश भी कर चुका है, लेकिन प्रशासन इसका पालन नहीं करा पा रहा है। अब कोर्ट की अवमानना में 8 फरवरी को सुनवाई होगी इस मामले में और डीएम अनिल ढींगरा के अधिग्रहण आदेश के कारण प्रशासन की मुश्किल बढ़ गई है। इधर उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे 10 फरवरी से, वहीं कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खुलेंगे 15 मार्च से। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से उच्च प्राथमिक स्कूलों को खोलने की यहाँ पर गाइडलाइन भी जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने स्थितियों का आकलन कर स्कूल जल्द खोलने के निर्देश भी पहले ही दे दिए थे। स्कूलों में 1 अप्रैल से नया सत्र संचालित किया जाएगा, ये तय कर लिया गया है। और अब उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल 10 फरवरी से खुलेंगे, तो कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल 15 मार्च से खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से उच्च प्राथमिक स्कूलों को खोलने की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्थितियों का आकलन कर स्कूल जल्द खोलने के निर्देश पहले ही दे दिए थे और स्कूलों में 1 अप्रैल से नया सत्र भी संचालित किया जाएगा। वाराणसी में सपा नेता ने घर के मुख्य द्वार पर नुकीली कील लगाकर भाजपा का विरोध किया है। वाराणसी में सपा नेता एवं पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा ने अपने तरीके से भाजपा का विरोध किया। मिसर पोखरा स्थित अपने आवास के मुख्य द्वार पर नुकीली कील सीमेंट का अवरोध लगाया है। बीजेपी नो एंट्री की तख्ती लेकर पूरे परिवार के साथ सरकार की किसान नीतियों का विरोध किया है। सपा नेता रविकांत विश्वकर्मा का कहना है कि अपने आवास के मुख्य प्रवेश द्वार पर 5 स्तरीय जबरदस्त किलेबंदी की। मैं अपने घर में भाजपा के किसी भी नेता व कार्यकर्ताओं को प्रवेश नहीं करने दूंगा, क्योंकि इन्होंने देश के अन्नदाताओं के खिलाफ मध्यकालीन किलेबंदी कर बहुत ही बड़ा अपराध किया है। प्रकृति का नियम है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे, तो इसलिए इन्होंने भी अपने घर के बाहर भी किलेबंदी कर ली है। वाराणसी में सपा नेता है जिन्होंने अपने घर के मुख्य द्वार पर नुकीली कीले लगाकर भाजपा का विरोध किया। वाराणसी में सपा नेता एवं पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा जिन्होंने अपने तरीके से भाजपा का विरोध किया है। मिसर पोखरा स्थित अपने आवास के मुख्य द्वार पर इन्होंने नुकीली कीले सीमेंट का अवरोध लगाया है। बीजेपी नो एंट्री की तख्ती लेकर पूरे परिवार के साथ सरकार की किसान नीतियों का विरोध किया है। सपा नेता रविकांत विश्वकर्मा सीधे तौर पर कहते हैं कि अपने आवास के मुख्य प्रवेश द्वार पर 5 स्तरीय जबरदस्त किलेबंदी की है। मैं अपने घर में भाजपा के किसी भी नेता व कार्यकर्ताओं को प्रवेश नहीं करने दूंगा, क्योंकि इन्होंने देश के अन्नदाताओं के खिलाफ मध्यकालीन किलेबंदी कर बहुत ही बड़ा अपराध किया। प्रकृति का नियम है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे।